नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अमेरिका के फ्लोरिडा में NASA के कैनेडी स्पेस सेंटर से इज़ॉम 4 मिशन ने उड़ान भरी है। इस मिशन का संचालन भारत के IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। ये मिशन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा करेगा। मिशन का नेतृत्व अमेरिका की कमांडर पैगी कर रही है, जबकि शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल है। इस मिशन में हंगरी के टिबोर कपू और पोलैंड के स्वावोज भी मिशन में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है। लखनऊ में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला भावुक हो गई। अपने बेटे के मिशन में शामिल होने पर उन्होंने खुशी जताई है और कहा है कि ये उनके लिए गर्व का पल है। परिवार समेत पूरा शहर इस मिशन को लेकर उत्साहित है। शुभांशु की उपलब्धि देश के लिए प्रेरणा बन रही है। आशा शुक्ला ने कहा है कि वे हमेशा अपने बेटे का समर्थन करती रहेंगी। तो वही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा संचालित मिशन के शुभारंभ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत के विकसित भारत के शिखर तक पहुंचने का प्रतीक है। मंत्री ने इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अहम कदम बताया। इस ऐतिहासिक मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भूमिका को पूरे देश में गर्व के साथ देखा जा रहा है। तो वही दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर आज ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से निकाले गए 224 भारतीय नागरिक भारत लौटे हैं। इनकी वापसी वायुसेना के विशेष विमान से करवाई गई। स्वागत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रही। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 818 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। सरकार की इस तेजी और सटीकता भरी कार्रवाई की देश भर में सराहना हो रही है। तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इमरजेंसी को कांग्रेस का अन्याय काल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उस समय जनता ने कांग्रेस की तानाशाही को उखाड़ फेंका। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका के हाथ बांधे गए थे। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा और उसकी आजादी के महत्व पर जोर दिया। उनका ये संदेश देश में लोकतांत्रिक चेतना बनाए रखने का आह्वान है। और इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 जून 1975 को लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि उस दिन को 50 साल हो चुके हैं जब देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर गुस्सा और हंसी भी जताई कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि लाखों लोकतंत्र सेनानियों को बिना गलती के जेल में डाल दिया गया था, जो 21 महीने तक जेल में रहे। सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर खत्म कर दिया गया। रेखा गुप्ता ने इस दिन को याद कर रखने और ऐसे हालात दोबारा न आने देने की अपील की है। इसमें काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो।
मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास। तो जोधपुर में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा संविधान हत्या दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कड़ी टिप्पणियां की। गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कोई ठोस उपलब्धि नहीं है और पार्टी ने लोगों को गुमराह कर चुनाव जीते। उन्होंने बीजेपी से आग्रह किया है कि यदि देश को एकजुट रहना है तो विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों को जोड़ना होगा, जो महात्मा गांधी का दर्शन था। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जबकि बीजेपी और आरएसएस को कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें महंगाई और बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। देखिए, इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। 11 साल के शासन में कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी करने किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच उससे सुन ले हम लोग तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विस बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और असत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोलगेट का 1,40,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 11 साल में वो घोटाले कहाँ गए जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी लोगों गुमराह करके बाद में हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हो, पर देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो आपको सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ लेके चलना ही पड़ेगा। देखिए, इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। तो अमृतसर में सतर्कता विभाग ने आज अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया के आवास पर छापा मारा है। यह कार्रवाई अचानक हुई जिससे इलाके में हलचल मच गई। हालांकि अभी तक छापेमारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से बयान की प्रतीक्षा की जा रही है, जबकि स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। और चलिए इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीतीश कटारा हत्याकांड में बड़ा आदेश सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हुए चले, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सुखदेव यादव को छुट्टी दी है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 3 महीने की पैरोल मंजूर कर ली गई है। 7 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेशी का आदेश है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को 3 महीने की छुट्टी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पहलवान को 7 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसकी छुट्टी से जुड़ी शर्तें तय होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि छुट्टी देने से पहले पीड़ित पक्ष की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरती जाए। कोर्ट ने नीलम कटारा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस पर विचार किए बिना पैरोल मंजूर नहीं किया जा सकता।
तो वही पुणे के शिक्रापुर इलाके में पीएमपीएमएल बस के चालक द्वारा यात्री की गई पिटाई की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। आपको बताते हुए चले कि ढमढेरे जा रही बस के चालक ने चाकर्ण चौक के पास अचानक बस रोक दी और नशे की हालत में एक यात्री को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर पहले से ही असामान्य व्यवहार कर रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा, जिसके बाद प्रशासन और ड्राइवरों की कार्यशैली पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। चलिए रुक करेंगे अब पुणे की ओर, जहां पर अहिल्यानगर महामार्ग पर एक शराबी युवक ने सड़क पर हंगामा कर ट्रैफिक बाधित कर दिया और बस यात्रियों को परेशानी जो है वो करते हुए भी दिखाया गया है इसमें कि उन्हें काफी परेशान किया जा रहा था। नागरिकों ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी की पहचान ऋषिकेश निवास के रूप में हुआ है। अहिल्यानगर निवासी के रूप में भी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि घटना के पीछे और क्या कारण थे। पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में कई महीनों पहले कत्लेआम मचा। आतंकियों ने बेकसूर लोगों का धर्म पूछ कर परिवार वालों के सामने गोली मारी। इस घटना के बाद पूरे देश में आतंक के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान हमने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकाने तबाह होते देखे, तो वहीं सीज फायर के बाद शांति भी। इस दौरान कई सारे सवाल उठे, लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं मिला। मसलन पहलगाम हमले के बाद भी हमलावर आतंकी कहां हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने राफेल खोए और क्या ट्रंप ने कराया था सीज फायर? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहलगाम हमले को एक महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वे आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है।
उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पहलगाम हमला करने वाले 4 आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद 4 आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो 1 महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।